बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर जिसका नाम है बिल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले बताऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग क्या होती है। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। मुझे लगता है इससे जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो पहले हम बात करने वाले हैं वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर हम बात करने वाले व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन हम बात करेंगे हाउ इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों आया ये जानने के लिए एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। सो डोंट जस्ट टू क्विकली, ध्यान से ये स्टोरी समझना और स्टोरी बाद में जाकर लिंकअप होगी तो तुम्हें समझ में आएगा मैंने स्टोरी क्यों सुनाई। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो आपके स्क्रीन पे ये हैं मोदी जी। मोदी जी के पास एक मस्त वाली कार थी, ठीक है। कुछ दिन बाद इनके पास राहुल जी आए और राहुल जी ने बोला कि मोदी जी मुझे अपनी कार दे दो, मुझे अपने मामा के घर, नानी के घर घूमने जाना है। मोदी जी ठहरे अच्छे इंसान, उन्होंने बोला ओके राहुल जी, ये लो कार की चाबी लेके जाओ और जाओ मामा के घर से घूम के आओ। उन्होंने कार भी दे दी, कार की चाबी भी दे दी। राहुल जी मामा के घर गए। अब आने के बाद राहुल जी की नीयत बदल गई। अब ये बोलते देखो कार मेरे पास ही है, चाबी भी मेरे पास है। तो मोदी जी बोलते राहुल जी मेरी कार वापस करो, मेरी कार वापस कर दो। राहुल जी बोलते हैं कि मैं कार वापस नहीं करूंगा, अब इस कार का मालिक मैं हूं। मोदी जी ने पूछा भाई तुम क्यों कार के मालिक हो? ये बोल देखो कार किसके पास है? मोदी जी ने बोला आपके पास है। कार की चाबी किसके पास है? मोदी जी ने बोला आपके पास है। इसलिए राहुल जी बोलते अब से कार का मालिक मैं हो गया। मुझे बताओ एज ए स्टूडेंट, क्या राहुल जी की बातों में दम है? क्या जो कार पे बैठता है, जो कार चलाता है, वही कार का मालिक हो जाता है कि कार की डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है? यस, यू आर करेक्ट। जो कार चलाता है वो उसका मालिक नहीं बन जाता। अगर कार का ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो क्या ये कार का ओनरशिप बाय डिलीवरी ट्रांसफर होती है क्या? डिलीवरी का मतलब होता है जस्ट उठा के दिए वो कार का मालिक बन जाता है क्या? आंसर है नहीं, ठीक है। टू ट्रांसफर द ओनरशिप, इसका ओनरशिप किसी को देने के लिए हमें क्या करना होता है? वी नीड लीगल प्रोसेस और लीगल प्रोसीड्योर। हमें लीगल प्रोसीड्योर करना पड़ता है। जैसे कि तुमने सुना होगा आरटीओ के पास जाके एक डीड बनाना पड़ता है, तब नाम ट्रांसफर होगा मोदी जी से राहुल जी के पास, तब जाकर राहुल जी कहीं ना कहीं इस कार के मालिक बनेंगे। सिर्फ कार पे बैठने से या कार मेरे पोसेशन में होने से, जिसके पास पोसेशन मतलब जो होल्डर है, जो उस वक्त सामान को रखा है, वो मालिक नहीं बन जाता है ना। यस, एक और एग्जांपल में आते हैं। मान लो ये एक सेठ जी हैं और सेठ जी के पास एक मस्त वाला घर था, लेकिन सेठ जी को बाहर कहीं जाना था। उन्होंने अपने घर का देख रेख करने के लिए, फिर से ध्यान रखना, देख रेख करने के लिए रामू काका को अपने घर की चाबी दे दी। अब रामू काका घर की देख रेख कर रहे हैं और घर में रह कौन रहा है? रामू काका। लेकिन घर का डॉक्यूमेंटेशन, ओनरशिप किसके पास है? तो देखो अगर मैं इसको बोलूं कि घर का जो ओनरशिप है वो सेठ जी के पास है, लेकिन घर का जो पोसेशन है, पोसेशन मतलब जिसके कंट्रोल में है, जो इसका होल्डर है, होल्डर मतलब बोल सकते हो जो इसको रखा है, वो तो रामू काके के पास है। क्या इस घर का मालिक रामू काका हो जाएंगे क्या? अब रामू काका बोलते मैं घर नहीं छोड़ूंगा, देखो घर में रह रहा हूं, मैं देख रेख मैं कर रहा हूं, आज से घर मेरा हुआ। क्या ये घर रामू काका का हो गया? तो आंसर है नहीं। इसको भी ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या ये बाय डिलीवरी, डिलीवरी मतलब बताया था अभी मैंने, किसी को उठा के जस्ट दे देना। डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होता। तो ट्रांसफर कैसे होता है?
तो इसको ट्रांसफर करने के लिए अगेन कुछ लीगल प्रोसीड्यूर्स चाहिए, कुछ लीगल प्रोसेस चाहिए, है ना। इसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है, स्टाम्प डीड बनता है, स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी होती है, फिर जाके एक लंबा प्रोसेस है, तब जाके ट्रांसफर होता है। यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, तीसरे एग्जांपल में आते हैं। मान लो ये हमारे नवीन पटनायक है और इन्होंने योगी जी के काम से खुश होकर बोला, योगी जी ये रखो 2000 का नोट। उन्होंने 2000 रुपया योगी जी को दे दिया। अब इस 2000 का बताओ, 2000 नोट का होल्डर कौन है? तो होल्डर योगी जी है। अच्छा, पहले इस कार का ओनर कौन था? तो पहले कार के ओनर कौन थे? ये कार के ओनर थे हमारे नवीन जी। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस पैसे को योगी जी को दिया, ये क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, तो ये बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो गया। याद करो, जैसे ही हम कोई सामान, कोई पैसा अपने पॉकेट से निकाल के सामने वाले को देते हैं, दैट पर्सन बिकम्स अ ओनर। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। यस और नो? यस। और यही मनी के अंदर खास बात है। अब देखो, मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल दिया घर वाला, एक एग्जांपल दिया कार वाला, और एग्जांपल दिया मनी वाला। अगर तुम तीनों एग्जांपल को ध्यान से सोचोगे तो तुम पाओगे कि पहले 2 एग्जांपल, घर वाले में और कार वाले में लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए थी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए। मनी में ये लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, ये मनी का खास फीचर है। ठीक है, तो ये पैसे का खास फीचर क्या है? इस पैसे का एक स्पेशल फीचर है। क्या स्पेशल फीचर है? कि जो इसको होल्ड करेगा, यानी होल्डर होगा, वही इसका मालिक बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये इजीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास इजीली ट्रांसफरेबल है विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज, जस्ट लाइक घर और कार, वैसा जरूरत नहीं है। अगर तुम क्लास में आते हो, एक बार तुमने कोचिंग का फी अपने पॉकेट से पैसा निकाल के कोचिंग का फी भर दिया, जब तक पॉकेट में, तुम्हारे पॉकेट में पैसा था, तुम मालिक थे। लेकिन जैसे ही तुमने उसका फी किसी को पे कर दिया, नाउ द पर्सन, द होल्डर, द पर्सन हु इज रिसीवर द मनी बिकम द ओनर। ये मनी के साथ खास बात है। अब मैंने तीनों चीज तुम्हें क्यों सिखाई? देखो, मनी के साथ खास बात तो है, लेकिन ये मनी को रिस्की बनाता है। क्या रिस्की बनाता है? देखो एग्जांपल देते हैं। मान लो एक पर्सन थे, से ये पर्सन है राहुल, और एक बैग में बहुत सारा पैसा लेके जा रहे थे। ठीक है, रास्ते में एक क्रिमिनल आ गया, एक गुंडा आया, और इसने क्या किया? अपने भुजाली को दिखाया, चाकू दिखाया, और बोला अगर पैसे मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल यू इफ यू डोंट गिव योर बैग टू मी। अब राहुल ने अपना बैग इस आदमी को दे दिया। मुझे बताओ, क्या इस बैग का मालिक ये क्रिमिनल, ये डाकू बन जाएगा क्या? आंसर है यस, ये ट्रांसफरेबल है ना। कैसे ट्रांसफरेबल है? बाय डिलीवरी। तो अभी तक इस बैग का मालिक कौन था? मालिक थे, जब तक राहुल के पास था, इस बैग का मालिक राहुल था। नाउ इस बैग का मालिक कौन हो गया? ये क्रिमिनल मालिक हो गया, है ना, क्योंकि इजीली ट्रांसफरेबल है। अब सोच के देखो, जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कैश में, एक खास फीचर तो है कि इजीली ट्रांसफरेबल है, इससे बिजनेस बहुत इजी होता है, बट इट मेक्स मनी रिस्की। ठीक है, तो 1881 के आसपास उस वक्त के लॉ मेकर ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो काम तो पैसे का करे, लेकिन उसमें रिस्क ना हो। ध्यान सुनो, 1881 के वक्त, 1881 के टाइम में जब बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था, हालांकि उस वक्त हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेजों ने सोच सकते हो, उस वक्त के लॉ मेकर ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए जो काम करे पैसे का, यानी इजीली ट्रांसफरेबल हो, जो लेन देन के काम में है, जो डेब्ट डिस्चार्ज करने के काम है, जो एक्सचेंज करने के काम आए, लेकिन वो उसमें रिस्क ना हो। तो उस वक्त के लॉ मेकर ने क्या किया?
एक कानून बनाया और कानून का नाम रखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देखो नेगोशिएबल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है इजिली ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ ना कुछ मनी के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना, 1881 में। क्यों बना समझ में आया, क्योंकि उस वक्त के लॉ मेकर ने देखा कि बिजनेस तो बहुत ग्रो कर रहा, लेकिन एक चीज जो बिजनेस को डील करने में प्रॉब्लम या रुकावट ला रही है वो है इसका मनी का रिस्की होना। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बल्क में पैसा लेके देने जा रहा है तो बीच में रास्ते में लोग उसको लूट ले रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है जिससे कि बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उस वक्त के लॉ मेकर ने सोचा कि कुछ ऐसा चीज लाया जाए जो काम किसका करे, काम करे मनी का, लेकिन उसमें रिस्क ना हो। तो उन लोगों ने इससे रिलेटेड एक लॉ बनाया एंड उस लॉ का नाम रखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब मैं तुम्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्यों बता रहा था, बिकॉज इसी लॉ में 3 ऐसी चीजों का नाम डाला गया जो कि एक था चेक, दूसरा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड तीसरा था प्रॉमिसरी नोट। तो आई होप मेरी बात समझ में आई कि एक चीज तुम्हें समझ में आ गया कि अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब ऑल दीज आर जस्ट लाइक मनी। इनका फंक्शन भी क्या है, सेम एज मनी है। अब इसकी जो अकाउंटिंग है, ये चेक की अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कैश बुक में, और ये जो दोनों की अकाउंटिंग है हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, तो आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर। तो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट या चेक क्यों आया। अब याद करो हम 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले थे पूरे चैप्टर को, पहला वाई, व्हाट एंड हाउ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखो जितने हम सामान बेचते हैं, है ना, जो सेल करते हैं गुड्स, बिजनेस में जो हम सामान सेल करते हैं या सर्विसेज देते हैं, वो हम 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला, एक्चुअली 3 दे सकते हैं, कैश, क्रेडिट एंड डेफर्ड। मैं 2 बात फिलहाल बात कर रहे हैं तुम्हारे लेवल का। पहला को बोलते हैं कैश सेल और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। यानी कि इन शॉर्ट एक व्यापारी जब सामान दूसरे को बेचता है तो जो मोड ऑफ पेमेंट होता है वो 2 तरह का हो सकता है। नंबर 1 इज कैश। कैश सेल का मतलब क्या होता है, कैश सेल का मतलब होता है कि उसे इमीडिएट पेमेंट मिल गया और इसमें इमीडिएट पेमेंट नहीं मिला, बल्कि सामने वाला प्रॉमिस करता है टू पे इन फ्यूचर। ठीक है, अगर मान लो सपोज एक्स ने सामान बेचा वाई को ऑन क्रेडिट, तो वाई क्या बोला, भाई मैं तुम्हारे पैसे इतने दिन बाद दूंगा। यानी कि उसे एक्स को, सेलर को पैसा नहीं मिला, सेलर को एक वादा मिला, एक प्रॉमिस मिला। अब देखो जैसे मान लो ये मिस्टर टॉम है, इसने सामान बेचा जेरी को। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब मुझे बताओ ये इसको बदले में क्या देगा। फिलहाल तो ये इसे एक प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू पे। ठीक है, कि भाई मैं तेरा पैसा इतना दिन बाद दे दूंगा। लेकिन जनरली बताओ
क्या एक्सेप्ट जिस दिन प्रॉमिस करते हैं लोग उसी दिन आके पैसा दे जाते हैं क्या? अगर मैं बोलूं कि सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑन प्रॉमिस डे है क्या? तो आंसर है सर नहीं है। जनरली लोग जिस दिन प्रॉमिस करते हैं इसे बार बार इसको रिमाइंडर करना होगा, सर पैसा भेज दो भेज दो। मैं बोल रहा हूं जनरली, कुछ लोग होते हैं बहुत मतलब एग्जैक्ट डेट पैसा देते, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर भेजना पड़ता है। ये 3 महीना बोलेगा और 3 महीना बोलेगा अभी पैसा पेमेंट नहीं आया, कुछ दिन बाद देता हूं, कर देता हूं ना। लेकिन टॉम चाहता भाई मेरा पैसा जिस दिन तुम प्रॉमिस करो उस दिन मिले, नहीं मिले तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूं। लेकिन सामने वाला बोला मैं दूंगा, लेकिन टाल रहा है, कुछ दिन बाद दूंगा। तो इसको जिस दिन ये प्लान कर रहा मुझे आज पैसा मिलेगा और मुझे जिसको देना था मैं उसको दे दूंगा, इसने इसका पैसा नहीं दिया, अब ये आगे देने से पैसा फेल कर जाएगा। देखो गलती कर रहा है जेरी, लेकिन रेपुटेशन टॉम का भी खराब हो रहा है, बिकॉज टॉम हैज टू पे समवन एल्स। ओके, अब टॉम चाहता है ऐसा नहीं हो भाई, जिस दिन तुम वादा करते हो उस दिन पेमेंट करो। तो टॉम ने एक आइडिया निकाला, बोला ओके इस बार भी इसने सामान क्या किया, सेल किया। किसको? वही जेरी को सामान बेचा। किसने बेचा? टॉम ने। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और इस बार इसने क्या किया, एक कागज बनाया। किसने बनाया? तो टॉम ने बनाया। टॉम कौन था सर? टॉम था सेलर। ठीक है, इसने कागज बनाया, बोला मिस्टर जेरी पे टू मी, तुम मुझे इतना पैसा से 20,000 रुपये लेना था, इतना पैसा दे देना। कब? आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, इतना पैसा दे देना। कौन बोल रहा है? कागज पे बना रहा है, यानी कि ये एक तरह का मैं बोलूं कि डॉक्यूमेंट है। और जेरी को बोला कि भाई तुम मुझे लिख के दे दो। अब जेरी को बोला भाई जेरी अगर तुमको सामान चाहिए तो तुम यहां पर साइन करो। साइन करने का मतलब हुआ कि तुम मान रहे हो कि तुम मेरा पैसा इतना दिन बाद दोगे। से इस पे डेट लिख दिया। ये सारा सामान हुआ, सारा सेल वाला हुआ 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब 1 जनवरी 2022 के ठीक 3 महीने बाद ये टॉम जाएगा किसके पास? टॉम जाएगा जेरी के पास, कागज लेके, भाई ये देखो तुमने लिख के मुझे प्रॉमिस किया है, अब मेरा फटाफट पैसा दे दो। और जेरी को भी मालूम है कि भाई मुझे मैंने लिख के दिया, पैसा दे दूंगा। अगर मान लो जेरी इस बार कुछ आगे पीछे करता है, पैसा नहीं देता, तो टॉम हैज एन एविडेंस, ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट जेरी एंड जेरी को पैसा विथ इंटरेस्ट अगर लेट हुआ तो देने के लिए बाउंड हो जाएगा। तो देखो एक जगह लिख देने से क्या हो गया, एक तरह का एविडेंस हो गया। दोनों पार्टी श्योर हो गए कि मुझे इस दिन पैसा मिलेगा और जेरी श्योर हो गया मुझे इस दिन पैसा देना है। तो यानी कि एक सर्टेनिटी आ गई। अब देखो इसी डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे इस डॉक्यूमेंट को सर? इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो यही डॉक्यूमेंट के लेके इसके लिए इसका नाम अलग हो जाएगा, इसके लिए इस बिल का नाम अलग हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो अगर मान लो एक राहुल है, राहुल नाम के एक बच्चे को पापा के लिए क्या है, एक तरह का पापा का बेटा है। लेकिन राहुल का एक भाई है मान लो से कंवल, अब कंवल के राहुल क्या है, भाई है। यानी राहुल एक ही है लेकिन 2 अलग पर्सन के लिए उसकी 2 अलग आइडेंटिटी है। सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ही है, लेकिन टॉम इसको बोलेगा, टॉम के लिए क्योंकि इससे पैसा मिलने वाला है, टॉम उसको बोलेगा भाई ये है बिल्स रिसीवेबल और मुझे इस बिल के अगेंस्ट ही पैसा मिलने वाला है और जेरी को इस बिल के अगेंस्ट पैसा देना है, तो ये इसको बोलेगा बिल्स पेबल। अब बिल रिसीवेबल, टॉम के लिए पैसा इस कागज के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा, तो टॉम के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल एक तरह का एसेट है और जेरी को इस बिल के अगेंस्ट में पैसा पे करना है, इसलिए ये इसके लिए क्या हो गया, तो ये एक तरह का लायबिलिटीज है। आई होप मेरी बात समझ में आई। एनी डाउट? तो वापस एक बार रिकॉल करता हूं। मान लो जब एक सेलर सामान किसी को बेचता है तो मोड ऑफ पेमेंट में बी 2। नंबर 1 ऑन कैश बेच सकता है, नंबर 2 ऑन क्रेडिट बेच सकता है। कैश में उसी वक्त पेमेंट मिल जाता है, इमीडिएट पेमेंट मिल जाता है। क्रेडिट में
पेमेंट उस वक्त नहीं मिलता, इमीडिएट पेमेंट नहीं मिलता। तो जो सामने वाला पार्टी है हो सकता है सॉरी पेमेंट करने के बजाय क्या करता है, प्रॉमिस करता है। जब हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो हो सकता है जिस दिन उसे प्रॉमिस किया हो एग्जैक्ट डेट में वो पेमेंट ना करे, जनरली लोग टालने लगते हैं। जो सेलर चाहता है भाई मेरा एग्जैक्ट डेट में मुझे पैसा मिले, तो वो एक कागज के टुकड़े पे क्या करता है, एक बिल बनाता है, कुछ लिखता है और लिख के बोलता है भाई तुम उस पर साइन करो और प्रॉमिस करो कि तुम मेरा पैसा इस डेट में दोगे, इतना दिन बाद दोगे। जिस कागज पे चीज बातें लिखी होती हैं उस कागज को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, और यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सेलर है, जो बना रहा है, इस सेलर को ही हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे ड्रॉअर। यानी ड्रॉअर कौन हो गया, वो व्यक्ति जो बिल को बना रहा है। और इस जेरी कौन था, परचेजर, और जिसे पैसा देना था, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, इसको हम बोलने वाले हैं ड्रॉई। ठीक है, अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है यही ड्रॉअर के लिए एक तरह का एसेट है, उस कागज के अगेंस्ट में उसे पैसा मिलने वाला है, इसीलिए इसे बोलेगा वो बिल्स रिसीवेबल। और इस कागज के अगेंस्ट में ड्रॉई को पैसा देना है, इसलिए वो उसके लिए वो एक तरह का लायबिलिटीज है, वो उसको बोलेगा बिल्स, वो बिल जो मुझे पे करना है, यानी बिल्स पेबल। और बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट ड्रॉअर के लिए, इसके लिए क्या है, लायबिलिटीज। आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर। देखो अब एक इसका तरीका ये भी है, वापस एग्जांपल में आते हैं। जेरी कौन है, तो ये सामान का परचेजर है। टॉम एक तरह का सेलर था और इसने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये मनी को ओड करता है। अब इसको अगेन लगता है कि भाई पैसा टाइम से नहीं मिलेगा, तो बोला भाई तुम मुझे ना लिख के दे दो, मेरा पैसा टाइम से दोगे। इस बार क्या हुआ कि जो जेरी कौन था, जिसने पैसा लगा है, ठीक है, बायर, उसने लिखा आई प्रॉमिस टू पे, जितना पैसा था से 20,000 आफ्टर 3 months, साइन मार के, और ये बिल दे दिया किसको, टॉम को। देखो इस बार बिल को बना कौन रहा है, वो बना रहा है जो पैसा लगा है, तो इसको बोलेंगे मेकर, ठीक है, और इसको बोलेंगे पे। अगेन ये बिल इसके लिए वापस वही बिल्स रिसीवेबल ही है, बिकॉज पैसा मिलने वाला है, और इसको इस अगेंस्ट बिल के अगेंस्ट भी पेमेंट करना है, तो ये इसे क्या बोलेगा, ये इसको बोलेगा बिल्स पेबल। लेकिन इस बार पुराने वाले एग्जांपल में याद होगा टॉम बिल को बना रहा था, इस एग्जांपल में जेरी बना रहा है। पुराने वाले में बिल एक तरह का ऑर्डर था, तुम मुझे इतना दिन बाद पेमेंट करना, मैं तुमको बोलता हूं वो पेन उठा के दो, इट मींस आई एम गिविंग ऑर्डर। यहां पर जेरी क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा पैसा दूंगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। आई होप मेरी बात समझ में आई। बस यही डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। प्रॉमिसरी नोट में सामने वाला यानी कि जो उसको पेमेंट करना है वो कागज में रिटन में प्रॉमिस करता है कि आई विल पे योर मनी आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस मच अमाउंट, यानी कि सर्टेन अमाउंट मैं तुमको पे करूंगा इतना डेट के बाद। अगर सामने वाला लिख के प्रॉमिस कर रहा है, इट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। नाम में क्या लिखा है, प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसको पैसा लेना है वो बिल को बनाता है, तो इसको बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटिंग दोनों की सेम होती है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर सामने वाला पैसा नहीं दिया जिस डेट में बिल पे, या इस दोनों को शॉर्ट बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखा उसमें डेट नहीं दिया, तो तुम गवर्नमेंट के पास जाके केस कर सकते हो। अब गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है कि तुमको पेमेंट मिला कि नहीं मिला, तो इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट। कैसे, हमने देखा कि ये एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसके बारे में जिक्र है, तो ये अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और इसे लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक
स्टाम्प लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टाम्प। ये रबर स्टाम्प नहीं है, ये रेवेन्यू स्टाम्प है, जो तहसील ऑफिस से हम परचेज करके रेवेन्यू स्टाम्प लगा देते हैं। यहाँ एक डेट डाल देते हैं ताकि डेट की कैलकुलेशन इजी हो, और अमाउंट को भी हम फिक्स्ड अमाउंट लिखते हैं, से 20,000 10,000 ऐसा नहीं। मान लो एक आदमी बोलता है कि पे टू मी एज मच एज यू ओ, तो ये सर्टन नहीं है। क्या नहीं है? ये सर्टन या फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इसलिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लो किसी को बोलता है पे टू मी व्हेन यू ऑन अ लॉटरी टिकट, ये भी नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये अनकंडीशनल होने चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? तो पहला देखो, ये रिटन में होना चाहिए, दूसरा अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो सामने वाले का साइन होना चाहिए। अगर मान लो सामने साइन जरूरी नहीं हो तो मैं दिन भर किसी पे बिल ड्रॉ करते रहूंगा, तो जिस पे मैंने बिल ड्रॉ किया सामने वाला जब तक उस पर साइन नहीं मारेगा, इट कैन नॉट बिकम अ वैलिड डॉक्यूमेंट। हाँ, प्रोमोजी नोट में वही बना रहा है जिसको पेमेंट करना, तो साइन की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बना वही रहा है और साइन करके तुमको दे रहा है। ठीक है, इसमें अमाउंट मस्ट बी सर्टन, सर्टन का मतलब बताया फिक्स्ड, इसमें डेट मस्ट बी सर्टन, और ये सारे जो मैं बता रहा हूं दी आर कॉल्ड फीचर्स। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आई। ओके, अब आ जाते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग क्या है। तो देखो मीनिंग क्या है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अभी बता रहा था कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि मैं शादी होगी तो पैसा दूंगा, लॉटरी लगेगा तो पैसा दूंगा, मैं पास होऊंगा तो पैसा दूंगा, माल बिकेगा तो पैसा दूंगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंडीशन है तो वैलिड नहीं है। वैलिड मतलब ये लीगल नहीं माना जाएगा। ये हमेशा किस में होना चाहिए? ये राइटिंग होना चाहिए। किसको एड्रेस करेंगे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करेगा, दोनों व्यक्ति दुनिया में प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेजेंट होने चाहिए मतलब मैंने एक एक्स नाम के व्यक्ति पे बिल ड्रॉ किया जो दुनिया में है ही नहीं, फिक्टिशियस पर्सन है, तो बिल वैलिड नहीं है। जिस पे ड्रॉ करते हैं दोनों का साइन होना चाहिए, स्पेशली जिसको ड्रॉ किया गया है, जिस पे ड्रॉ किया गया उसका साइन होना चाहिए। ठीक है, और फ्यूचर डेट में होना चाहिए। सर्टेन सम ऑफ मनी इन ऑर्डर टू, और किसको देंगे? जिसने ऑर्डर दे रहा है उसको पैसा देना, या जिसको ऑर्डर दे रहा है उसको पैसा मिलेगा, या वो जिसको बोलेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो हम बात कर रहे थे उसके सेक्शन 13 में जो तीनों के बारे में बोला गया है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से का डेफिनेशन क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, अभी कुछ से पहले बताया, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट जिसमें जो राइटिंग में हो, समथिंग अबाउट मनी लिखा हो, राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, मेकर का साइन होगा, और दूसरे पर्सन को डायरेक्ट करता है कि भाई मुझे इतना दिन बाद तुम पैसा देना। ठीक है, तो ये था मीनिंग। ओके, अब मान लो एक आदमी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ ही क्यों करेगा? क्या फायदे कुछ है क्या? तो ये सारे इसके कुछ फायदे हैं। नंबर 1, ये एक तरह का एविडेंस का काम करता है। अगर मान लो मैंने तुमको सामान बेचा और तुम एग्जैक्ट डेट में पैसा नहीं देते हो, तो मेरे पास बहुत ज्यादा लीगल ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बना दिया है, यू आर बाउंड टू पे, नहीं करते हो, आई हैव लीगल ऑप्शंस, तो ये एक एविडेंस का काम करता है। दूसरा, अगर मुझे पैसा मान लो इमीडिएट किसी को और को देना, जैसे जस्ट लाइक चेक, मान लो राम से मुझे एक चेक मिला 5 लाख का, ध्यान सुनो, राम से मुझे एक चेक मिला 5 लाख का, मुझे मोहन को 5 लाख देना, मैं चेक उठाकर वही चेक दे दूंगा, मेरा काम खत्म। ये भी इसके काम करने में काम आता है। मान लो मैंने बिल ड्रॉ किया से श्याम पे और मुझे पैसा देना है सोहन को, मैं यही बिल उठा के सोहन को दूंगा, मेरी लायबिलिटीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इजिली ट्रांसफरेबल भी है। दूसरा इसका एडवांटेज और क्या है? तो नेक्स्ट एडवांटेज है कि एनेबल डिस्काउंटिंग, जब हमको इमीडिएट पैसा चाहिए होता है हम इसे जाके बैंक में बेच भी सकते हैं। ठीक है, और बैंक वाला इस बिल को रख के हमें इमीडिएट पेमेंट करता है कुछ डिस्काउंट काट के, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग, जिसके बारे में हम आगे चल के बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
इससे प्रपोजेस सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। जो टर्म्स कंडीशन हमने बोला अगर ऑरल है तो टर्म्स कंडीशन लोग भूल जाते हैं, चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन यहां पर सब कुछ लिखा गया है। जो डेट लिखा गया उसी डेट में मिलेगा, जितना अमाउंट लिखा गया उसी अमाउंट वही अमाउंट मिलेगा, यानी सर्टेन होगा, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, बार बार रिमाइंडर भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल अगर हम तुमने उधारी में बेचा और कुछ बिल ड्रॉ नहीं किया तो सेलर को बायर को रिमाइंड करना पड़ता, भाई पेमेंट भेज दो, पेमेंट भेज दो। यहां पर ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे एडवांटेज इवन परचेजर को भी है, उसको इजिली परचेज, इसको पैसा इजिली मिल गया, मान लो रेपुटेशन खराब है तभी वो बिल ड्रॉ कर रहा है तो लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, तो दोनों को के दोनों पार्टी को फायदा। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो कुछ स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर अमाउंट लिखा गया है, दिस इज अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ठीक है। ये एक्सेप्टेड कौन करेगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, जिसको हम ड्रॉई बोलते हैं। ड्रॉअर का यहां पर क्या होगा, यहां उसका नाम होगा, यहां उसका साइन, उसका एड्रेस होगा, प्लेस डेट यहां लिखा गया होगा, और यहां पर जो मैं हम रेवेन्यू की बात करते वो लिखा गया होगा। सपोज ये बनाया गया है 1 जनवरी 2022 को, तो 1 जनवरी से हम कितना दिन काउंट करेंगे, 60 डेज, और उस डेट में ड्रॉई पाउंड है पेमेंट करने के लिए। 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, इसको डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं, जिसके बारे में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, 3 तरह के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं ड्रॉअर। ठीक है, सेकेंड पार्टी को बोलते हैं ड्रॉई, जो हमने कुछ डिस्कस किया। थर्ड पार्टी को बोलते हैं पेई। पेई कौन होता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि से मैंने सामान बेचा राहुल को और राहुल के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, यानी वो कागज लेके मैं राहुल के पास जाऊंगा और पैसा लेके आऊंगा, लेकिन इसी बीच में मुझे एग्जैक्ट अमाउंट या कुछ पैसे देने थे से सोहन को, तो मैं वो राहुल वाला बिल, वो कागज, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दूंगा किसको, सोहन को। बोलूंगा जाओ तुम राहुल से पैसे मांग के ले आना और तुम अपना पैसा रख लेना। तो उस केस में सोहन को बोलेंगे, क्योंकि सोहन एक्चुअली पैसा ले रहा है, तो सोहन को बोलेंगे पेई, मुझे बोलेंगे ड्रॉअर, राहुल को बोलेंगे ड्रॉई। तो ड्रॉअर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो बिल को ड्रॉ करता है और मनी पे करने का ऑर्डर देता है। ये क्रेडिटर हो सकता है और जिससे पैसा मिलने वाला हो सकता है। एक चीज और इसमें नोट कर लो, ही रिसीव द एक्सेप्टेंस, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक्सेप्टेंस मिल रहा है उसको बोलेंगे ड्रॉअर। ड्रॉई कौन होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, अपॉन हुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, और जिसको ये एड्रेस दिया गया है वो बोल सकते हो, जो डेटर होता है। ठीक है, या बोल सकते हो जो बिल को एक्सेप्ट किया, जिसने अपना एक्सेप्टेंस दिया उसको बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है, या जिसने रिटर्न कंसेंट दिया। थर्ड वन इज कॉल्ड पेई, वो पैसा, वो पर्सन जिसको पेमेंट लेने का अधिकार है। बहुत बार ड्रॉअर एंड पेई कैन बी शेयर। अगर ड्रॉअर ने ही बिल को रखा और जाके पैसा मांग के लाया तो ड्रॉअर और पेई दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे एग्जांपल आता है, चेक करते हैं हु इज ड्रॉअर। इनमें से तो हमको बताना है ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है। मान लो मिस्टर एन ने एक बिल ड्रॉ किया मिस्टर एम पे। किसने ड्रॉ किया, एम ने, सॉरी एन ने, किस पे, एम पे। तो ड्रॉअर कौन बोले, किसको बोलेंगे, एन को बोलेंगे ड्रॉअर और एम को बोलेंगे ड्रॉई। नेक्स्ट है, मान लो राम ने कंसेंट एक्सेप्टेंस दिया नवीन को, तो हमने क्या डिस्कस किया, जो एक्सेप्टेंस देता है ना वो ड्रॉई होता है। तो यहां पर ड्रॉअर नवीन है और राम ड्रॉई है। श्याम पैसा लगा है मोहन का, एक बिल ड्रॉ हुआ, जो पैसा लगा हुआ होता है जिसको पेमेंट करना होता है वो ड्रॉई होता है। तो श्याम इज ड्रॉई, मोहन इज ड्रॉअर।